हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। और आप देख रहे हैं कि सोशल साइंस अर्थात सामाजिक विज्ञान का वही हूबहू पेपर लेकर आया है जो आपको बोर्ड परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले हैं। अर्थात मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में जो पेपर आएगा आपको सोशल साइंस का, उस पेपर में निश्चित रूप से यह प्रश्न रहने वाला है। तो इस वीडियो में हम बिल्कुल आपको 1 से 48 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताएंगे जो आपको निश्चित रूप से बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम निर्देश देखते हैं कि विद्यार्थियों को किस प्रकार से निर्देश दिया जाता है बोर्ड परीक्षा में। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आपको जो होगा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों खंड अ में पूछा जाएगा, जिनसे कि 40 प्रश्नों का आपको सही सही उत्तर OMR शीट में देना होगा। तो निश्चित रूप से यह यदि 40 प्रश्न आप देख लेते हैं तो निश्चित रूप से इसमें से बहुत सारे प्रश्न जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। अर्थात हो सके तो हूबहू इसी तरह के पेपर आपको बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं, क्योंकि यह सेट बिल्कुल बनाया गया है बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। तो निश्चित रूप से आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यदि इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट से हम आगे बढ़ सकते हैं और मैं जो वीडियो लेकर आऊँगा उससे आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स आ सकता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को देरी नहीं करते हुए। तो देखिए पहला प्रश्न दिया हुआ है कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था। तो रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन जो किया गया था बिल्कुल बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए अगला प्रश्न है जो यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान जो था वो प्रेरणा स्रोत रहा था, किसके लिए था। तो आपको हम बता दें तो यह जो बिल्कुल सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात यूनान के लिए। किसके लिए था? यूनान के लिए था। अगला प्रश्न देखेंगे कि दिया हुआ कि वार एंड पीस किसकी रचना है। तो वार एंड पीस जो रचना है वो आपका लियो टॉलस्टॉय की रचना है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न लोग देखेंगे, दिया हुआ है बिल्कुल रूप से कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता के किस नाम से जाना जाता है। तो आपको निश्चित रूप से याद रखना कि मार्च 1946 में जो समझौता हुआ था वो किस समझौता के नाम से जाना जाता है। तो आपको बता दें तो हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल किस समझौता के नाम से? तो हनोई समझौता के नाम का। अब रही बात की बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जिनको प्रश्न याद करने में बहुत सारी कठिनाइयाँ होता है, तो एक प्रश्न को दोबारा रिपीट करके देखिएगा, निश्चित रूप से आपको याद होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। तो देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। तो लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था, इसके बिल्कुल जो सही उत्तर है 1916 ईस्वी में हुआ था। किस ईस्वी में हुआ था? 1916 ईस्वी में। एक एक प्रश्न को 2 बार 3 बार रिपीट करके देखिएगा, निश्चित रूप से आपको जरूर समझ में आ जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल जान चुके हैं लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था, तो 1916 ईस्वी में हुआ था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न की असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। असहयोग जो आंदोलन चलाया गया था वह कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो वो हो जाएगा आपका दिसंबर 1920 और नागपुर से शुरू किया गया था। कहाँ से शुरू किया गया था? दिसंबर 1920 और नागपुर से शुरू किया गया था। एक एक पॉइंट को आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में किसी भी तरह से प्रश्न को चेंज करके भी पूछा जाता है। तो देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी। जमशेदजी टाटा के द्वारा जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी वह कब की गई थी। तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है 1907 ईस्वी में। अब आप लोग बिल्कुल यह जान चुके हैं कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील की कंपनी की स्थापना की थी। आपसे यदि पूछा जाए कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसने की थी, तो बिल्कुल आपको सही उत्तर देना होगा जमशेदजी टाटा ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। तो जनसंख्या का जो घनत्व होता है वो सबसे अधिक होता है महानगर में। कहाँ होता है? महानगर में। वीडियो यदि अच्छा लग रहा हो तो लाइक अभी तक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे। गिरमिटिया मजदूर जो थे बिहार के कौन से क्षेत्र में भेजे जाते थे, तो वह बिल्कुल था पश्चिमी क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? पश्चिमी क्षेत्र में भेजे जाते थे। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि दिया हुआ है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ। गुटेनबर्ग का जो जन्म था वो किस देश में हुआ था। तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। याद रखना आपको बिल्कुल। अगला प्रश्न हम लोग देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ अवस्थित है। भारत का प्रथम जो तेल शोधक कारखाना है वह जो अवस्थित है आपको बता दें तो यहाँ बरौनी में है। कहाँ? जो बरौनी आपको बिहार में है। ठीक है, एक एक प्रश्न को बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है सतलज नदी। कौन सा नदी है? तो सतलज नदी। कहाँ है? तो भाखड़ा नंगल परियोजना जो है सतलज नदी पे अवस्थित है। एक ही प्रश्न को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का जो उदाहरण है बिल्कुल आपका है बरौनी। और ये बरौनी कहाँ है? तो आपको बिहार में ही उपस्थित है। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि मैंग्रोवस का सबसे अधिक विस्तार है। मैंग्रोवस का सबसे अधिक जो विस्तार है वह कहाँ है। इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपको बता दें तो सुंदरवन में है। कहाँ है? सुंदरवन में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिया हुआ है कि भारत में लगभग कितने प्रतिशत के खनिज पाए गए हैं। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए हो गए हैं। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है आपको ऑप्शन सी अर्थात 150। कितना है? 150। देखिए अगला प्रश्न देखेंगे कि दिया हुआ है कि भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है।
अर्थात भारत की कितनी जनसंख्या है जो कृषि कार्य में संलग्न है, अर्थात कृषि कार्य करने में लगा हुआ है। इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात 2/3। कितना है? 2/3। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत में किस किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है। भारत में किस किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है? कॉफ़ी उगाई जाती है, इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी अर्थात अरेबिक। किसका? अरेबिका। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिया हुआ है कि स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है, वो आपका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात चेन्नई है। कौन सा है? चेन्नई है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि चूना पत्थर के उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? चूना पत्थर के उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है वो ऑप्शन ए अर्थात सीमेंट उद्योग में। कहाँ होता है? तो सीमेंट उद्योग में आपका चूना पत्थर का उपयोग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिया हुआ है कि बिहार में ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है। बिहार में ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग जो है उसकी संख्या क्या है? तो उसकी संख्या जो ऑप्शन बी अर्थात बिल्कुल 2 है। कितने हैं? 2 है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? भारत में कहाँ जो है औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? इसके बिल्कुल जो सही उत्तर है पंचायती राज संस्थाएं में। कहाँ है? पंचायती राज संस्थाएं में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। एक एक प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? तो वह जो होता है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। क्या होती है? समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। अगला प्रश्न हम लोग देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करती है। बिहार पंचायती राज अधिनियम महिलाओं के लिए आरक्षण करती है। इसकी जो बिल्कुल सही उत्तर है वह क्या होगा? तो आपका ऑप्शन सी अर्थात देख पा रहे हैं 50%। कितना है? जो बिहार जो है पंचायती राज के द्वारा 50% आरक्षण जो महिलाओं के लिए दे रही है। ठीक है, अगला प्रश्न देख रहे हैं कि दिया हुआ कि दलित पैंथर्स कार्यक्रम से निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं है? दलित पैंथर्स कार्यक्रम से निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं है? इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात औद्योगिक मजदूर। क्या है? औद्योगिक मजदूर के शोषण से मुक्ति। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। दिया हुआ है कि बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था। बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था, इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात पानी की कीमत में वृद्धि। पानी की कीमत में ज़्यादा वृद्धि की जा रही थी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि राजनीतिक दल का आशय है। राजनीतिक दल का आशय क्या होता है? इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी अर्थात किसानों को समूह से। कहाँ होता है? किसानों को समूह से। अगला प्रश्न देखते हैं कि लोकतंत्र सभी नागरिकों को क्या देता है? लोकतंत्र सभी नागरिकों को देता है। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात समान अवसर देता है। कैसा अवसर देता है? समान अवसर देता है। अगला प्रश्न देखिए कि नई विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी है? नई विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारत में मतदाताओं की संख्या कितनी है? तो बिल्कुल इसका सही जो उत्तर है वह है ऑप्शन बी अर्थात 71 करोड़। कितना है? 71 करोड़ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिया हुआ है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी अर्थात नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। कहाँ करती है? तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न देखिए। दिया हुआ है कि भारतीय संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान आज़ादी के बाद घटा है या बढ़ा है या स्थिर रह गया है या इनमें से सभी जो है गलत है? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है घटता गया है। भारतीय संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान आज़ादी के बाद क्या हुआ? घटता गया है। अगला प्रश्न देखिए कि दादा भाई नौरोजी। क्या है? दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुपात लगाया था। कब लगाया था? तो इनके द्वारा जो लगाया गया अनुपात था वह था आपको 1868 ईस्वी में। कब था? 1868 ईस्वी में। अगला प्रश्न देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है कि चेक एक प्रकार की मुद्रा है। चेक एक प्रकार की कैसी मुद्रा है? इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है आपका साख मुद्रा है। कैसी मुद्रा है? साख मुद्रा है। अगला प्रश्न देखिए कि एटीएम के द्वारा पैसे निकालने जा सकते हैं। एटीएम के द्वारा पैसे कितने देर निकाले जा सकते हैं? बिल्कुल आपको 24 घंटे आप एटीएम के द्वारा पैसे निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। दिया हुआ है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? सबको पता है कि भारत की वित्तीय जो राजधानी है मुंबई अर्थात बम्बई को कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए। दिया हुआ है कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों पर हस्तांतरित विषय कब बनी? सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आप लोग देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है ऑप्शन सी अर्थात 1918 ईस्वी में। कब बनी थी? 1918 ईस्वी में। अगला प्रश्न हम लोग देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है कि रोजगार एक सेवा
एक दूसरे के है। रोजगार एक सेवा एक दूसरे के क्या है, तो आपका जो बिल्कुल इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन ए अर्थात परस्पर है। क्या है? एक दूसरे की परस्पर है। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि वैश्वीकरण का अर्थ है, वैश्वीकरण का अर्थ इनमें से क्या होगा? तो वैश्वीकरण का अर्थ जो होगा व्यापार, पूंजी, तकनीक, हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था के विश्व अर्थव्यवस्था के साथ क्या करना है? एकजुट बनाकर आगे बढ़ाना है। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? निम्न में से कौन जो है मानव द्वारा उत्पन्न किया गया आपदा है? तो इनमें से सभी सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद और महामारी जो है मानव द्वारा निर्माण किए गए आपदा है। अगला प्रश्न देखिए, स्थल पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? स्थल पर होने वाले कंपन जो होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है भूकंप के द्वारा जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि रामपा विद्रोह कब हुआ? रामपा विद्रोह कब हुआ था? तो रामपा विद्रोह आपको बता दें तो यहाँ बिल्कुल सही उत्तर दिया हुआ है ऑप्शन 1916। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो पर अंत तक बने रहे इसके लिए धन्यवाद। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।